नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस माह जुलाई के प्रथम सप्ताह से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में पहला डॉक्टर्स दिवस वर्ष 1991 में बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी रॉय के सम्मान में मनाया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को समर्पित है। वर्तमान वैश्विक महामारी के दौरान डॉक्टरों की भूमिका सराहनीय रही है। डॉक्टर विधान चंद्र राय ने जादवपुर टीबी अस्पताल, चितरंजन सेवा सदन, कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल आदि जैसे चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1961 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने सर्गेई कारजाकिन द्वारा बनाए गए 12 साल और 7 महीने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने बुडापेस्ट में वेजर कैप्जो जीएम मैक्स में यह उपलब्धि हासिल की है। वह 9 साल की उम्र में अमेरिका में सबसे कम उम्र के नेशनल मास्टर बन गए थे। 2 साल पहले उन्होंने भारत के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर और प्रज्ञानंद का रिकॉर्ड तोड़ा था। आर प्रज्ञानंद का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। भारत 37 पायदान ऊपर आ गया है। यह अब वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में दुनिया में 10वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। रैंकिंग में अमेरिका पहले स्थान पर है। ब्रिटेन और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर हैं। एंटोनिया तीसरे स्थान पर है। एस्टोनिया। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक (जीसीआई) 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा 29 जून 2021 को लॉन्च किया गया था। जीसीआई का आकलन 5 मापदंडों, कानूनी उपायों, तकनीकी उपायों, संगठनात्मक उपायों, क्षमता विकास और सहयोग के आधार पर किया जाता है। भारत ने संभावित अधिकतम 100 अंकों से कुल 97.5 अंक प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की अगर बात करें यानी आईटीयू की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी अध्यक्षता महासचिव करते हैं और हाओलिन झाओ वर्तमान में इसके महासचिव हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने पूर्वी चीन सागर में दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्य अभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना था। भारतीय नौसेना के स्वदेशी एएसडब्ल्यू कॉर्वेट
आईएनएस किल्टन ने 28 जून को कोरिया गणराज्य के जहाज आरओकेएस गेओंगनाम एक डेगू श्रेणी के फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया को आधिकारिक तौर पर कोरिया गणराज्य आरओके कहा जाता है। इसकी राजधानी सियोल है। मून जे इन इसके राष्ट्रपति हैं। किम बू क्यूं इसके प्रधानमंत्री हैं। हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल हवाई खतरों के खिलाफ 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की स्वायत्त रूप से रक्षा करने में सक्षम है। यह मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और निम्न राडार क्रॉस सेक्शन आरसीएस लक्ष्यों जैसे हवाई खतरों का आकलन और कार्रवाई करके क्षेत्र की रक्षा करता है। कंपनी ने कहा कि 27 जून को जम्मू एयर बेस पर MI-17 हैंगर के बगल में विस्फोटक गिराने के लिए भारत में पहली बार यूएवी, स्मार्ट स्वार आदि जैसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं कि रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, एकीकृत और बुद्धिमान जालीदार नेटवर्क, 9 से 10 प्रौद्योगिकियों का सहक्रियात्मक संयोजन, 24x7 लगातार और स्वायत्त निगरानी, कार्रवाई और ट्रैकिंग। सुधर्मा के संस्थापक केवी संपत कुमार का निधन हो गया। सुधर्मा भारत का और दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है। उनको और उनकी पत्नी विदुषी के एस जयलक्ष्मी को सरकार द्वारा 2020 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। संपत कुमार के पिता पंडित केएन वरदराजा अयंगर ने 1970 में सुधर्मा की शुरुआत की थी। संपत कुमार ने अखबार का ई-पेपर लॉन्च किया और अब पेपर डिजिटल हो गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नई एपी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2021-24 शुरू की। यह अगले 3 वर्षों में 55,000 से अधिक नौकरियां पैदा करने में मदद करेगा। नई आईटी नीति स्टार्टअप्स को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करेगी। यह कार्यालय स्थान, निवेशकों और मेंटर्स तक पहुंच, उद्यम पूंजी के माध्यम से धन और अन्य सामान्य रूप से साझा सेवा प्रदान करेगा। सरकार इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करेगी और स्टार्टअप्स के लिए हैकथॉन और वर्कशॉप आयोजित करेगी। यह अत्याधुनिक उभरती प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए विशाखापट्टनम में एक आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रिसर्च यूनिवर्सिटी भी स्थापित करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर भी डिजिटल लाइब्रेरी और कार्यस्थल स्थापित किए जाएंगे। नई आईटी नीति राज्य में 1.65 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी और 10 वर्षों में 783 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न करेगी। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं यहाँ के और वाईएस जगन मोहन रेड्डी राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित
कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब भारत नेट परियोजना शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों को कवर करेगी। यह देश के लगभग 3.61 लाख गांवों को कवर करेगा। भारत नेट पहल के तहत लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया है। संशोधित रणनीति में रियायत के साथ भारत नेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन, रखरखाव और उपयोग भी शामिल है। पीपीपी मॉडल संचालन, रखरखाव, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की दक्षता का लाभ उठाया जाएगा। निजी क्षेत्र के भागीदारी सभी गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। पीपीपी मॉडल सेवाओं के लिए नवीन प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धी टैरिफ लाएगा। भारत नेट परियोजना की बात करें तो राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेट (NOFN) अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था। 2015 में NOFN का नाम बदलकर भारत नेट कर दिया गया था। परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख गांवों को मुफ्त वाईफाई सेवाओं से जोड़ना है। दूरसंचार विभाग (DOT) भारत नेट को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOAF) द्वारा वित्त पोषित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। 1940 के दशक में चीन एक वर्ष में 30 मिलियन मामला दर्ज करता था। अब इसने 4 साल तक कोई मामला दर्ज नहीं किया था। नतीजतन चीन को WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। WHO के अनुसार चीन मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला 40वां देश है। मच्छरों के माध्यम से परजीवी के संचरण को रोकने के लिए चीन ने विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। इसने मलेरिया रोधी दवाओं, मच्छरों के प्रजनन के मैदानों पर छिड़काव और कीटनाशक उपचारित जालों के वितरण जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया। कोई देश मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण के लिए WHO में आवेदन कर सकता है और वह लगातार 4 वर्षों तक स्वदेशी मामले की रिपोर्ट नहीं करता है। मलेरिया की अगर बात करें तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से परजीवी लोगों में फैलता है। इसकी शुरुआत बुखार, सिर दर्द और ठंड लगने जैसे लक्षणों से होती है। यह रोकथाम योग्य और इलाज योग्य है। 2019 में अफ्रीकी क्षेत्र मलेरिया के 94% मामलों और मौतों का घर था। भारतीय नौसेना के एक एथलीट MP जाबिर ने 400 मीटर बाधा दौड़ में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वह ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में भाग लेने वाले पहले भारतीय पुरुष होंगे। उन्होंने 49.78 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की और पटियाला में अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। वह वर्तमान में वर्ल्ड एथलेटिक्स रोड टू ओलंपिक रैंकिंग में 34वें स्थान पर हैं। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय सेना ने कोर ऑफ इंजीनियर्स में 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के पहले बैच को शामिल किया। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह L&T द्वारा निर्मित किया गया है। यह 9.5 मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत विकसित किया गया है। यह पश्चिमी सीमाओं के परिचालन क्षमता में सुधार करेगा।
यह ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम 75 मीटर के अनुकूल है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर ब्रिज, 75 मीटर सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, माउंटेन फुट ब्रिज आदि जैसे कई मैकेनाइज्ड मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाए हैं। खेल मंत्रालय ने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता प्रदान की है। सरकारी मान्यता से भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास में मदद मिलेगी। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको से संबद्ध है। 10 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने वाको को खेल के ओलंपिक परिवार का पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य बनने की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है। वाको को मान्यता देने का अंतिम निर्णय जुलाई 2021 में टोक्यो के आईओसी सत्र में लिया जाएगा। वाको किक बॉक्सिंग का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे जीएआईएसएफ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। वाको को 2018 में आईओसी के सदस्य के रूप में अस्थायी रूप से मान्यता दी गई थी। भारत ने 2021 की पहली तिमाही में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद भारत ने इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में $95 बिलियन का माल निर्यात किया है। 2019-20 की पिछली पहली तिमाही की तुलना में इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात में $5.2 बिलियन की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक निर्यात का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत को अब तक का सबसे अधिक 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्राप्त हुआ है। परिष्कृत पेट्रोलियम, हीरे, पैकेज्ड दवाएं, आभूषण और चावल भारत के शीर्ष निर्यात उत्पादक हैं। शिक्षा पर संसदीय अस्थायी समिति को देश में सैटेलाइट टीवी क्लासरूम लॉन्च करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से मंजूरी मिल गई है। इसरो लॉकडाउन के कारण सीखने के अंतर को कम करने के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इसरो के वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संसदीय अस्थायी समिति के सामने आए और छात्रों के लिए प्रस्तावित उपग्रह टीवी कक्षा के बारे में विस्तार से बताया है। विनय सहस्त्रबुद्धे शिक्षा के लिए संसदीय अस्थायी समिति के प्रमुख हैं। इसरो यह भारत सरकार की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान निदेशक इसके डॉक्टर के सिवन जी हैं। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे उत्तराखंड के खटीमा से विधायक हैं। वे उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। तीरथ सिंह रावत उनके पूर्ववर्ती हैं। तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वह अपने कार्यभार संभालने की तारीख से 6 महीने के भीतर उत्तराखंड विधानसभा के लिए चुने जाने में असमर्थ थे। उत्तराखंड इसका गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। इसकी शीतकालीन राजधानी देहरादून है। यह तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान
उत्तराखंड में स्थित है। केंद्र सरकार ने 2 नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की है। पीएम केयर्स फंड से मिले फंड से ये 2 वैक्सीन टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस (NCCS) पुणे और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NIAB) हैदराबाद में की जाएगी। वर्तमान में भारत में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केवल एक केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला है। यह टीकों के बैच परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में मदद करेगा। सुविधाएं प्रति माह लगभग 60 बैचों के टीकों का परीक्षण करेंगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग वैक्सीन विकास निदान और परीक्षण, जैव बैंकिंग और जीनोमिक निगरानी में शामिल है। त्रिपुरा सरकार ने वकील केएन भट्टाचार्य जी को नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। उन्हें त्रिपुरा लोकायुक्त अधिनियम 2008 के तहत नियुक्त किया गया है। वह राज्य के तीसरे लोकायुक्त होंगे। वह त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त होने वाले पहले वकील होंगे। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार सरकार को 2012 में त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वकील केएन भट्टाचार्य जी के नाम की सिफारिश हाल ही में मुख्यमंत्री ने स्पीकर और विपक्ष के नेता के परामर्श से राज्यपाल से की थी। लोकायुक्त की स्थापना पहली बार 1971 में महाराष्ट्र में हुई थी। त्रिपुरा में इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कुल 21 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने 2013 तक लोकायुक्त की स्थापना की थी। लोकायुक्त की संस्था सभी राज्यों में समान नहीं है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने प्रोजेक्ट बोल्ड या बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट शुरू किया है। प्रोजेक्ट बोल्ड भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है। इसे 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निचला मंडवा से लॉन्च किया गया था। परियोजना के तहत असम के बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा के 5,000 पौधे लगभग 16 एकड़ खाली पड़ी ग्राम पंचायत भूमि पर लगाए गए थे। 5,000 पौधे रोपने के साथ केवीआईसी ने एक स्थान पर एक दिन में सबसे अधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। बात अगर प्रोजेक्ट बोल्ड की करें तो जनजातीय लोगों की आय को बढ़ावा देने और शुष्क भूमि में बांस आधारित हरे पैच बनाकर भूमि मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण जैसी पर्यावरणीय चिंताओं को हल करना, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में भूमि के बांस आधारित हरे पैच बनाना, आज़ादी के 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केवीआईसी के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। इसे अगस्त 2021 तक अहमदाबाद, गुजरात और लेह लद्दाख के गांव धोलेरा में दोहराया जाएगा। इसके तहत अगस्त 2021 से पहले 15,000 बांस के पौधे लगाए जाएंगे। बात अगर बांस की करें तो ये सदाबहार बारहमासी फूल वाले पौधे हैं जो पोएसी घास परिवार के बम्बूसी ओइडी उपपरिवार से संबंधित हैं। भारत में बांस 136 प्रजातियों के साथ 13.96 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां बम्बूसा टुल्डा, बम्बूसा बाल्कोआ, बम्बूसा कैचरेंसिस आदि हैं।
बांस की कटाई लगभग 3 वर्षों में की जा सकती है। वे तेजी से बढ़ने वाले पौधे हैं। अगर पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो जल का संरक्षण और भूमि की सतह से वाष्पीकरण जो शुष्क और सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है को कम करता है। बांस के चारकोल में अवशोषण गुण होते हैं, इसलिए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बांस का उपयोग किया जा सकता है। यह नाइट्रोजन की उच्च मात्रा का उपयोग करके जल प्रदूषण को कम करता है। बांस हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है और जलवायु में 35% तक कार्बन ऑक्साइड को कम करता है और अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा 5 जुलाई को क्यूबा के बे ऑफ पिग्स के दक्षिणी मध्य तट से टकराएगा। यह अब फ्लोरिडा की ओर बढ़ रहा है। एल्सा ने पहले बारबाडोस, सेंट लूसिया, हैती, जमैका और डोमिनिकन गणराज्य के कुछ हिस्सों में नुकसान पहुंचाया है। क्यूबा के मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार एल्सा उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा था और तूफान की लहरें क्यूबा के दक्षिणी तट को प्रभावित की। देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और हवाएं चल रही हैं। संस्थान के अनुसार उम्मीद है कि रात भर में तूफान देश के बाहर निकल जाएगा। मौसम विज्ञानी 2021 के सामान्य से अधिक अटलांटिक तूफान के मौसम की भविष्यवाणी कर रहे हैं। 2020 सीजन रिकॉर्ड पर सबसे सक्रिय सीजन था। उष्णकटिबंधीय तूफान कम दबाव वाले केंद्र होते हैं। वे गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों से उत्पन्न होते हैं। वे उष्णकटिबंधीय डिप्रेशंस और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच मध्यवर्ती हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 अक्टूबर सॉरी 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में से एक है। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए हर साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष फिल्म समारोह निदेशालय सत्यजीत रे को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह गोवा राज्य सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग के सहयोग से फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का 98 वर्ष की आयु में लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1922 में हुआ था। उनका मूल नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उन्होंने 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपनी पहली शुरुआत की। उनकी कुछ हिट फिल्में मुगले-ए-आजम, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास, गंगा जमुनी, राम और श्याम कर्मा हैं। उन्हें 1991 में पद्म भूषण, 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 8 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता है। भारत का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2021 में 2% की मामूली गिरावट के साथ 716.084 मिलियन टन दर्ज किया गया। भारत ने वित्त वर्ष 2020 में 730.874 मिलियन टन यानी कि MT कोयले का उत्पादन किया था। 716 मिलियन टन में से 671.297 मीट्रिक टन गैर कोकिंग कोयले के रूप में और 44.787 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले के रूप में उत्पादित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा लगभग 685.951 मीट्रिक टन
और निजी क्षेत्र द्वारा 30.133 मीट्रिक टन का उत्पादन किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड भारत में 83% कोयले का उत्पादन करती है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया है। इसके बाद उड़ीसा और झारखंड का स्थान है। झारखंड कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। भारत में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। एमसी मैरी कॉम 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन हैं और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। समापन समारोह में ध्वजवाहक बजरंग पुनिया होंगे। टोक्यो ओलंपिक में 100 से अधिक भारतीय एथलीट हिस्सा लेंगे। भारतीय दल में 56% पुरुष और 44% महिला एथलीट हैं। टोक्यो खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होना है। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने उद्घाटन समारोह में दोनों लिंगों के ध्वजवाहकों का प्रावधान किया था। पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को टोक्यो पैरालिम्पिक में भारतीय दल के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। टोक्यो पैरालिम्पिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के बीच टोक्यो, जापान में आयोजित होने वाला है। मरियप्पन थंगावेलु ने 2016 रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्हें 2020 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका लक्ष्य T42 हाई जंप कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतना है। उनका चयन भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल की नियुक्ति, पदच्युति, शक्तियों आदि से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। नवनियुक्ति राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्य जो आपका कर्नाटक है, वहाँ के गवर्नर हो गए हैं, राज्यपाल हो गए हैं थावरचंद गहलोत। मिजोरम के गवर्नर बनाए गए हैं हरि बाबू कंभमपति। मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गोवा के राज्यपाल बनाए गए हैं पीएम श्रीधरन पिल्लई। इसी तरह से त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के राज्यपाल बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। झारखंड के राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस। सिरिसा बंदला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला होंगी। वह वर्जिन स्पेस शिप यूनिटी का हिस्सा होंगी। वह कल्पना चावला, राकेश शर्मा और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी भारतीय होंगी। वह यूनिटी 22 मिशन के 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। वह 11 जुलाई को वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन के साथ न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। वर्तमान में वह ब्रिटिश अमेरिका स्पेस
फ्लाइट कंपनी में सरकारी मामलों की उपाध्यक्ष हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 74वें कांस फिल्म समारोह में वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। 74वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान इंडिया पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से फिक्की के साथ आयोजित किया गया था। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए सुविधा कार्यालय खोला है और सभी स्वीकृतियां एक बार में दी जाएंगी। यह दूसरा वर्ष है जब पवेलियन का आयोजन वर्चुअली किया जा रहा है। अगर कांस्य फिल्म समारोह की बात करें तो यह कांस फ्रांस में आयोजित एक वर्षीय फिल्म समारोह है जो दुनिया भर के वृत्तचित्रों सहित सभी शैलियों की नई फिल्मों को प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 1946 को हुई थी। डीएमआरसी द्वारा कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा शुरू की गई। डॉक्टर मंगू सिंह एमडी डीएमआरसी ने डीएमआरसी और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारत की पहली फास्टैग यूपीआई आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा का शुभारंभ किया। मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन एमएमआई पहल के हिस्से के रूप में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर ऑटो, टैक्सी और ई-रिक्शा के लिए समर्पित इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट आईपीटी लेन का भी उद्घाटन किया गया। पार्किंग सुविधा में सिर्फ फास्टैग वाले वाहनों को ही पार्क करने की अनुमति होगी। पार्किंग शुल्क का भुगतान यूपीआई ऐप्स द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन करके भी किया जा सकता है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन की सुविधा डीएमआरसी की पायलट परियोजना है। इसके अलावा डीएमआरसी अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह की प्रणाली स्थापित करने की योजना बना रहा है। एमएमआई के दूसरे चरण में फूड कोर्ट स्थापित किया जाएगा और एक बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। एमएमआई का दूसरा चरण निर्माणाधीन है। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी के, तो डीएमआरसी भारत की सबसे बड़ी और व्यस्ततम मेट्रो रेल प्रणाली है। इसके चेयरमैन दुर्गा शंकर मिश्रा हैं और मंगू सिंह इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप करंट अफेयर, जीके, जीएस से जुड़े क्विज़ को देना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज का वीडियो आप सभी को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए एक बार फिर से।